हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे प्यारे, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि गेस क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ लो। बिकॉज देखो, गेस क्वेश्चन आपको पता है, गेस मतलब क्या होता है, संभावित प्रश्न है। तो आप सवाल पढ़ रहे हो तो क्या आपने इन सभी सवाल को पढ़ रखा है, याद कर रखा है या नहीं कर रखा है? अगर आपने याद नहीं कर रखा है तो याद कर लीजिए, ओके, बहुत काम आने वाला है। अगर सवाल एग्जाम में आ गए तब तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएगा, तुम छाप ही दोगे। लेकिन अगर नहीं भी आया तो इससे रिलेटेड से कुछ और भी सवाल आएगा तो तुम यार कुछ ना कुछ तो जरूर छापोगे, ओके। तो जब तक आपके दिमाग में वर्ड का भंडार नहीं होगा ना, तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे। इसलिए सवाल को समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। पहली बार चैनल पे आ रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटा का बटन दबा के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनेगी आपके पास मैसेज जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल यहाँ पे, संघ राज्य का मतलब क्या होता है? संघ राज्य, व्हाट डू यू मीन यूनियन स्टेट, या गिव द मीनिंग ऑफ यूनियन स्टेट। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में। जो बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश में भी सवाल चाहिए, इंग्लिश में भी सवाल यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ, आप इसको ले सकते हो। जब किसी देश में शासन संचालन के लिए, यानी कि शासन चलाने के लिए, जब किसी देश में शासन चलाने के लिए दोहरे स्तर सरकार का गठन किया, दोहरे स्तर पर सरकार गठन किया था, तो वह संघ राज्य कहलाता है। दोहरे स्तर के मतलब हुआ जहां राज्य भी सरकार होगी और केंद्र सरकार भी होगी, ठीक है ना। सरकार दो प्रकार की होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो जिस देश में शासन को चलाने के लिए दो स्तर, यानी कि दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो उस को बोलेंगे क्या? संघ राज्य बोलेंगे, ठीक है ना। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र सरकार होती है, ठीक है। सर्वोच्च, अच्छा, सबसे ऊंचा स्तर पे कौन होता है? केंद्र सरकार होती है, यानी कि सबसे हाई लेवल पे केंद्र सरकार होती है। राज्य संघ के अंग होते हैं, यानी कि संघ का अंग कौन होता है? राज्य, यानी कि सभी राज्य मिलकर के एक केंद्र संघ बन जाता है। जैसे भारत में टोटल 28 राज्य है, तो 28 राज्यों का संघ है कौन? भारत। सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन है? केंद्र, सेंट्रल है, जिनके शासन के संचालन के राज्यों की सरकारें होती है। अब देखो, उनके शासन के लिए राज्य में अलग अलग शासन होती है ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग शासन होती है। आप चाहो तो यहाँ पे देश का उदाहरण भी दे सकते हो, उदाहरण दे सकते हो यहाँ पे, जैसे आप दे सकते हो भारत, है ना, अमेरिका, है ना, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब क्या है? संघ राज्य है। आपने पढ़ा होगा, एग्जाम आता भी है ऑब्जेक्टिव सवाल कि संघ राज्य इनमें से कौन है, ओके। इंग्लिश वाला सवाल इसको नोट डाउन कर लेना, जो इंग्लिश वाले प्यारे, स्क्रीनशॉट लेना और इसको पढ़ लेना, ओके। दूसरा पढ़ाते हैं, आय से आप क्या समझते हैं? आय, इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? वह धन, वह इनकम, आय वह धन है, आय जो हम कमाते हैं वह धन है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को, कोई व्यक्ति या व्यवसाय जो बिजनेस हो, काम करने या उत्पाद या सेवा करने या पूंजी निवेश करने के बदले में प्राप्त होता है। यानी कि कोई व्यक्ति या तो कोई काम कर रहा हो, या कोई चीज उत्पादन कर रहा हो, या कोई सेवा कर रहा, कुछ बेच रहा हो, या किसी ने कुछ पूंजी को खर्च किया, उसके बदले अगर उसको पैसा मिलता है, उसके बदले उसको इनकम होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? आय कहते हैं, उसी को कहते हैं आय, ठीक है ना। सभी मजदूरी, जितने तरह के सभी मजदूरी, वेतन, लाभ, भुगतान, किराए आदि आय घर परिवार देश को चलाने में ही प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि जो भी मजदूर कर रहा है, वेतन कमा रहा, चाहे लाभ के लिए, चाहे भुगतान कर रहा, चाहे किराया दे रहा, तो इन सभी जो आय है ना, ये घर परिवार अपना देश चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो इनकम है ये अपने जीवन को चलाने के लिए। तो सवाल सिंपल सा पूछा गया, आय से आप क्या समझते हैं? तो कम से कम आपको 4-5 लाइन लिखना है। देखिए इतना तो आप 3-4 लाइन हटा ही दीजिएगा, कुछ अपने मन से भी कुछ सेंटेंस आपको ऐड करना है, ताकि लगे हाँ 2 नंबर वाला सवाल यहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या यहाँ पे दिया पढ़ लीजिए। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम, इसके मतलब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। आगे है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। यानी कि भूमंडलीकरण जो हुआ था तो भारत में क्या प्रभाव पड़ा था? भूमंडलीकरण के भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफी इजाफा हुआ। आपने पढ़ा होगा, भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 में शुरू किया गया था, 1991 में, है ना। और आपने एक लेनिन के बारे में पढ़ा होगा, लेनिन ने 1921 में अपना एनईपी लाया था। लेकिन भारत में 1991 में आर्थिक नीति की घोषणा किया, उसके बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफी इजाफा हुआ, काफी वृद्धि हुई। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति भी काफी तेज हो गई। जब पूंजी निवेश हुआ
है ना, पूंजी दूसरा देश जाने लगा, निवेश होने लगा, तो क्या हुआ, देश का जो इकोनॉमिक है, देश में जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेज हो गई, बढ़ गई। भूमंडलीकरण के कारण देश में सेवा क्षेत्र का काफी तीव्र गति हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, भूमंडलीकरण समझ रहे, ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे बिजनेस को एक जगह, मतलब इकोनॉमी को एक जगह इकट्ठा करना होता है, तो इस कारण क्या हुआ, देश में सेवा क्षेत्र का काफी तीव्र गति से विस्तार हुआ, अलग अलग देश वाले सेवा देने लगे। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो भारत में भी सेवा देने, जैसे कि मान ली कोई कार है, टोयोटो कार है, ठीक है ना, तो बाहर की कंपनी है तो भारत में सेवा दे रही है ना, भारत में भी बेच रही है आके, तो इस तरह का वो सेवा क्षेत्र में काफी तीव्र गति से हुई। जो भी बाहरी कंपनी है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, उन सब का भी जो है यहाँ पे काफी तीव्र से विस्तार होने लगा, जिससे जीविकोपार्जन के कई नई आर्थिक खुले। अब जाहिर सी बात है, बाहर की कंपनी जब इंडिया में आएगा काम अपना नया कंपनी खोलने के लिए, तो उसका लेबर मजदूर बाहर के थोड़ी रहेगा, इंडिया वाला ही रहेगा। तो जब बाहर की कंपनी इंडिया आएगा तो इंडिया में जो लोग हैं उनको क्या जीविकोपार्जन मतलब जीवन गुजारने के लिए कुछ ना कुछ क्षेत्र खुलेगा, वैकेंसी मिलेगी, उसको जॉब मिलेगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्षेत्र में भारत आज विश्व के अग्रणी देश में आता है। आज भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर अपना दबदबा कायम कर रही है, वैश्विक स्तर पर भारत के लिए रोजगार के नए नए अवसर खोले। तो जितना आपको लिखना है, ओके, चलिए इंग्लिश वाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। यहाँ भी थोड़ा सा उसका लेवल यहाँ पे आगे बढ़ते। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, इंपोर्टेंट सवाल है, पहला लेसन का सवाल है। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, इस शर्त पे हुआ, ऑस्ट्रिया की इस शर्त पर हुआ, इस शर्त पे हुआ। क्या बोला है, इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। मतलब इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसलिए क्योंकि जो ऑस्ट्रिया जो थी ना, ऑस्ट्रिया वो जो है इन दोनों पर, इटली जर्मनी के प्रांतों पर जो अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, मतलब अपना हक जमाया हुआ था, मतलब अपना समझ रहे, अपना दबदबा बनाया हुआ था, हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी को बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। तो ऑस्ट्रिया जब तक ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं करता तो इटली एकीकरण जो है संभव नहीं हो पाता। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लिया, है ना। आपने पढ़ा होगा इटली का एकीकरण, जर्मनी के इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इन दोनों देशों ने मिल करके जो ऑस्ट्रिया को बाहर निकाला, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है कबाब में हड्डी जैसा काम कर रहा था, इसीलिए उसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी था। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो इंग्लिश वाले। आगे सवाल है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मतलब हरित क्रांति का मतलब वो जो आधुनिक उपकरण, जो अभी मॉडर्न तरीके से जो मशीन है, उन मशीन को, टेक्निक को शामिल करके कृषि जो खेती कर रहे हैं, खेती के उत्पादन को बढ़ाने के नए नए तरीके को ही क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात। हरित क्रांति जो है आधुनिक, अभी वर्तमान में या मॉडर्न बोलो, आधुनिक उपकरण जो मशीनें आ रही है, जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, उन सभी को शामिल करके कृषि खेती काम में, खेत के काम में, कृषि के काम में, उन कृषि को उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है जो नई नई तरीके की मशीन तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा, उसी को बोलते क्या, हरित क्रांति। उसी के नाम से जानते हैं हरित क्रांति। ताकि हरित क्रांति कब होगा, जब ज्यादा फसल होगा, है ना। हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादन से, इसको आप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत ही माना जाता है। तो हरित क्रांति भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से, मतलब खेती उत्पादन के, मतलब खेती उत्पादन से ही हरित क्रांति संबंधित है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिए, खिलौना बना दिए तो उसको हरित क्रांति नहीं बोलेंगे। हरित क्रांति नाम रखो, हरित, हरा हरा, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, पेड़ पौधों। तो पौधे क्या है, जो भी अनाज हम लोग खा रहे हैं, है ना, खाद्य पदार्थ जो भी है, जैसे कि अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज हो, ट्रैक्टर हो, सिंचाई की सुविधा हो, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग हो, तो इन सभी का उपयोग करना ही हरित क्रांति कहलाता है। जब आप अच्छे तरीके से बीज यूज करेंगे, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, नई नई तरीके से मशीनें आ गई हैं, कम समय में जल्दी से काम हो पाएगा, तो क्या होगा, फसल जो है ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो फिर लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वाला नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। एक ही बोलते हैं आगे, क्या सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास मतलब कंटिन्यू विकास होता रहेगा। संसाधनों का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है। देखिए संसाधन जो है, जो संसाधन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला संसाधन है, इसको नियोजित होना आवश्यक है ना। आवश्यक नियोजित मतलब एकदम उसको लिमिटेड करना मांगता है ना। प्लान्ड कि हम इसी जगह पे हम इसको यूज करेंगे, फालतू यूज नहीं करेंगे, तो नियोजित होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। मतलब
हमको जो संसाधन मिला है नेचुरल, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, जल हो गया, जो भी कुछ है, उनको हम नियोजित तरीके से उपयोग करें। नियोजित मतलब प्लान्ड करके, मतलब हमको यही करना तो यही करेंगे, हमको इतने ही पानी की जरूरत है, इतने ही पानी यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम इससे पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा और भविष्य के बारे में सोचना है। जो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारी भविष्य है ना, जो पीढ़ियाँ हैं, उनको भी उनके मद्देनजर रखते हुए वर्तमान को, विकास को कायम रखना है। हम विकास भी करें और ये काम उसके भी काम आ पाए। ऐसी धारणा अगर आपने ऐसा सोचा, ऐसी धारणा अगर है बना लिया, ऐसी सोच ही क्या कहलाती? सतत विकास कहलाती। समझ में आ रहा मेरी बात? सतत विकास मतलब जो कंटिन्यू चलते रहे, हम तो यूज कर ही रहे, हमारे बाल बच्चा, हमारे संतान भी, हमारी नस्ल भी इसको यूज कर पाए, है ना, विकास होते रहे। तो ऐसा नहीं कि हम कोयला अभी यूज किए, इस्तेमाल किए, खत्म हो गया, तो फिर वो सतत विकास कहलाएगा नहीं। जैसे हम अभी कोयला इस्तेमाल करें तो कई सालों से यूज होते आ रहा, तो अब वो सतत, उसको बोलेंगे सतत विकास। अब हम भी सोच रहे हैं, हमको भी ऐसा कदम उठाना है कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इसका यूज कर पाए। तो हम एक नियोजित ढंग से यूज करेंगे तब तो ऐसा हो पाएगा। आगे क्या बोलता है? आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, आर्थिक विकास से आशय है, आशय का मतलब अर्थ बोले, या आर्थिक विकास का मतलब है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आर्थिक विकास का अभिप्राय है उस प्रक्रिया से, उस काम से जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों तथा कुशलतापूर्वक दोहन होता है। क्या बोला? जिसके परिणाम स्वरूप। आर्थिक विकास का मतलब ये हो रहा कि जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त, जितने तरह के समस्त उत्पादन हो रहा है ना, साधन कुशलतापूर्वक दोहन हो रहा, जितने प्रकार के साधन हो रहा या कुशलतापूर्वक काम हो रहा या उत्पादन हो रहा, उन सभी का क्या होगा? विकास होना आर्थिक विकास कहलाता है। साथ ही राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है ना। जो नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो निरंतर कंटिजेंसी मतलब, है ना, एकदम वृद्धि हो रहा है ना, मतलब उसका क्या बढ़ोतरी हो रहा, दीर्घकालीन वृद्धि हो रहा, लंबे लंबे समय तक के लिए वृद्धि हो रहा, तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति। जो जीवन स्तर है, जीवन जीने का जो स्तर है, जो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भी सुधार आना, तो ये कहलाएगा आर्थिक विकास। ओके, अगर ये सब सुधार नहीं आता तो आर्थिक विकास चौपट भी हो सकता है। जैसे अभी हमारे देश का आर्थिक विकास चौपट होया हुआ है, तो जब हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट आगे जाएगा, आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, जब इनकम का सोर्स बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा सामान खरीदोगे, है ना, ज़्यादा कुछ खरीद पाओगे, तो इससे देश का आर्थिक आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, है ना, तो इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं बताइए भाई। पहली है भारतीय कृषि की प्रकृति शक्तियों पर निर्भरता। भारतीय कृषि ने क्या किया? प्रकृति शक्तियों पर निर्भर कर लिया। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये जो भारतीय कृषि है ना, वो जो नेचुरल शक्ति है उस पर निर्भर है। भारतीय कृषि प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर है। देश में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण देश कृषि मानसूनी पर निर्भर करती है। यदि वर्षा समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में हुई तो फसल अच्छी होगी, न तो नहीं होगी। तो ये एक विशेषता है कि अगर मतलब फसल हुई, पानी पड़ा, बारिश हुई, तभी फसल अच्छा हो पाएगा, नहीं तो गई भैंस पानी में, है ना। तो ये जो है एक भारतीय कृषि की 5 विशेषताएं में से एक विशेषता है। अगला है भूमि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता। भूमि पे जनसंख्या ज़्यादा निर्भर कर रहा। भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 70% लोग कृषि पर आश्रित है। 70% क्या, यहाँ पे 80% लिखना है ना, 80%, नहीं सॉरी, ठीक है 70, वो तो बिहार में 80% है ना। तो भारत की कुल जनसंख्या करीब 70% जो है लोग जो है कृषि पर आश्रित है, 70%। इससे कृषि पर जनसंख्या पर बोझ बढ़ गया। जाहिर सी बात यार, इतना % लोग जो सिर्फ कृषि पर ही डिपेंड है, खेती के करने के लिए ही, इसलिए तो भारत को बोलते हैं कृषि प्रधान देश। तो खेती पे डिपेंड है। अब खेती पे डिपेंड है और कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा। खेती छोटा है, खेत इतना ही बड़ा है, आदमी बढ़ रहा, सब यही काम करेगा, सब बैल जोतेगा, सब हर चलाएगा, सब वही करेगा, तो क्या होगा? खेती इसका बोझ बढ़ रहा। और क्या हो रहा? और कृषि उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतना हो नहीं पा रहा, जितनी होनी चाहिए उतना हो नहीं पा रहा, है ना। लोग हो रहा लेकिन लोग ज़्यादा खा रहा, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जितना जगह तो नहीं है ना, जगह तो नहीं है, कृषि उत्पादन हो रहा, तो लोग खा ले रहे, खपत हो जा रहा। ओके, आगे है भारतीय कृषि की कम उत्पादकता। कृषि भी कम उत्पादन हो रहा। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, पुरानी पद्धति का प्रयोग, पूंजी नहीं लिखा, पूंजी होगा, ठीक है ना, पूंजी की कमी, है ना। तो देखिए भारतीय कृषि की कम उत्पादकता क्यों, भारतीय कृषि में कम उत्पादन क्यों हो रहा? क्योंकि पुरानी चीज़ें पर हम लोग निर्भर हैं, बैल से ही हर जोत रहे, बहुत कुछ काम करें, मतलब पुरानी चीज़ों की तकनीक को लेकर चल रहे हैं। पूंजी की कमी हो रहा, निम्न स्तर की तकनीक है, टेक्निक नहीं है लोगों के पास।
आदि के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत की उत्पादकता भी बहुत कम। अन्य देशों में देखा जाए, अन्य देशों से तुलना की जाए तो भारत की उत्पादकता जो है बहुत कम है। कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों की प्रमुखता क्या है भाई? कृषि उत्पादन, चूंकि देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अतः बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए भारतीय कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन को ही प्रमुखता दी जाती है। अगर कृषि अच्छा करना है तो खाद अच्छा डालना पड़ेगा, क्योंकि खाद डालेंगे तब अनाज ज़्यादा होगा, है ना। जो अनाज सफल नहीं हो पाता तो वो भी सफल होगा, है ना। इससे होगा क्या? इससे जो हमारी जनसंख्या है वो भी पूरा पेट भर के खा पाएगी। व्यावसायिक फसलों का कम उत्पादन, देखिए जो व्यावसायिक फसल है, जो बिजनेस टाइप का फसल है, उसका उत्पादन भी कम हो रहा। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ साथ कुछ व्यावसायिक फसलें हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि का भी उत्पादन किया जाता है ना। तो इसका कम उत्पादन होता है, तो ये भी एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्या बोलते हैं, फीचर्स आ जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर का। नोट कर लीजिएगा इंग्लिश वाले, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्या बोलता है, वायु परिवहन की 5 विशेषताएं लिखिए। आराम है, 5 कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, सॉरी। देखिए 2 नंबर का सवाल आएगा, 2 लाइन भी लिखिए चलेगा, लेकिन 3 भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक गमन का तीव्रतम माध्यम है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वायु परिवहन बहुत ही तेज वाला माध्यम, बहुत फास्ट। वायु परिवहन में ने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया। बिल्कुल सही बात यार, हमको अभी यहाँ से जाना है, मुंबई जाना है, तो बिहार से अगर आपको मुंबई जाना है तो 2 से 3 घंटे में मुंबई पहुंच जाइएगा। तो आपको क्या किया, समय घटा दिया लेकिन दूरी कम कर दिया। समय घटा दिया, दूरी भी कम कर दिया। जहाँ पे आप बिहार से कोई मुंबई जाता तो मतलब 24 से घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। लेकिन अभी अगर फ्लाइट से अगर पटना से बैठोगे जाओगे तो यार 2 से 3-4 घंटा आराम से मुंबई पहुँच जाओगे। तो समझ रहे हैं, दूरी घट गया, फायदा हो रहा, टाइम बचेगा आदमी को। आज यहाँ पे बिहार में आप नाश्ता कीजिएगा तो वहाँ जाके खाना खाइएगा। आप इंडिया में नाश्ता कीजिएगा, लंच कीजिएगा तो अमेरिका में जाकर डिनर भी कर सकते हैं, ऐसा हो गया, है ना। दूरवर्ती, दुर्गम और बीहड़ क्षेत्रों में वायु मार्ग सबसे उपयुक्त है। मतलब जैसे कि जैसे हमको जाना है सऊदी अरब जाना है, मे बी सऊदी अरब जाने के लिए आपको समुद्र पार करना पड़ता ना, जो अरब सागर है, अरब सागर पार करना पड़ता। अब देखो हमको अगर पहले शिप से लोग जाते थे अरब सागर, अब शिप से जाना उतना सेफ्टी नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप शिफ्ट से जाते हो तो शिफ्ट जो शिप होता है ना, शिप से अगर जाते हो तो वो मतलब उतना अच्छा माध्यम, उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा आप आराम से वायु मार्ग से जा सकते हो। तो दूर शिफ्ट से जाओगे तो और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 महीना लग जाएगा सऊदी अरब पर पहुँचते 1 महीना लग जाएगा। तो जहाज़ से जाइएगा 7 से 8 घंटा में आराम से पहुँच जाइएगा। इसको इंग्लिश में तुम लोग नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। भूतल पर समुद्र तल मतलब समझ रहे हैं, समुद्र तल। आप देखेंगे स्टेशन कहीं जाइए, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, लिखा रहता है समुद्र तल से ये जगह कितना ऊंचा है, लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है, ठीक है ना। तो भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जो ग्राफ में रेखाएं खींचते हैं ना, काल्पनिक रेखाएं, जैसे जो बना हुआ कहीं पे बोर्ड पे लिखा हुआ है तो काल्पनिक रेखा खींचा हुआ है कि यहाँ से इतना दूर ऊंची है ना, समुद्र से इतना दूर तक ऊंची हुई है, तो वही जो रेखा है ना उसी को क्या बोलते हैं? समुच्च रेखा कहते हैं। इस विधि को उच्चावच प्रदर्शन का सर्वोच्च विधि माना जाता है। इन रेखाओं को वास्तविक संरचना के आधार पर बादामी रंग से दर्शाते हैं। किस रंग से? बादामी रंग से दर्शाते हैं। तो प्यारे यहाँ पे नोट डाउन कर लो, मैंने यहाँ पे 10 सवाल आपको अंडरस्टैंड कर दिया। मेरे ख्याल से आपको ये सभी सवाल याद होना चाहिए, अगर याद नहीं तो याद कर लो, और उम्मीद है आप याद होगा ही आप लोग को, तो नहीं तो फिर याद ही कर लो। बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करेंगे, और पहली बार अगर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा आप लोग, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका फ़ायदा उठा पाए। आप जितने सारे लोग देख रहे हैं ना, अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप ही फ़ायदा मत लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ, साइंस, सोशल, सब कुछ, यहाँ तक लैंग्वेज वाला भी आपको मैं करवा रहा हूँ। तो आपको बेनिफिट है, 1 पैसा का नुकसान नहीं है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग अपने काम को पूरा करेंगे। बाय।